Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Rathore and today we are going to start a new chapter from Geography class 6th Globes and Maps. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो जो लोग यूपीएससी और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी और आईएएस में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ खास आता नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि सिंबल वगैरह हमें याद रखने चाहिए। तो अगर आप सिंबल वगैरह देखेंगे तो फिर आपको इजी रहेगा लाइफ में, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं हमें अगर कहीं मैप रीड करना होता है, चाहे हम जू में जाएँ या कहीं पर भी जाएँ, प्लान लेआउट, तो उसमें हमें मैप रीड करना आना चाहिए। उसके लिए सिंबल, डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्केल वगैरह थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इस वर्ड फाइल से पढ़ेंगे। इसमें मैंने नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स हैं और बहुत ही अच्छे हैं। और इसके बाद हम लोग एक बार एनसीईआरटी से भी रीड कर लेंगे ताकि कुछ छूट ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोब्स एंड मैप्स, 4th चैप्टर है ज्योग्राफी का, क्लास 6th। तो ये ग्लोब और मैप होता क्या है? सबसे पहले बात आती है ग्लोब की। व्हाट इज़ ग्लोब? तो जो ग्लोब होता है वो एक अर्थ का ही मिनिएचर मॉडल है। हमने क्या करा, हमने अर्थ को स्टडी करना है, तो अर्थ को स्टडी करने के लिए हमारे पास अर्थ जैसा कुछ मॉडल भी तो होना चाहिए ना। अब हमें पता है कि जो अर्थ है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, अपने एक्सिस पे टिल्ट है 23.5 डिग्री। अगर ऑर्बिटल प्लेन से मेजर किया जाए तो 66.5 डिग्री। तो हमें अर्थ का सेम टू सेम वैसा ही मॉडल चाहिए जिसमें बड़े बड़े ओशियन हैं, कंटिनेंट हैं, ये सब हम रिप्रेजेंट कर सकें, शो कर सकें, स्टडी कर सकें, खुद समझ सकें और किसी दूसरे को भी समझा सकें। तो ठीक वैसे ही हमने एक मॉडल बनाया है जिसको हम बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में या स्टेशनरी पे भी मिल जाता है, स्कूल में टीचर के पास। तो ग्लोब जो है अर्थ का ही एक मिनिएचर मॉडल होता है जो इंसान ने बनाया है सिर्फ स्टडी के लिए, ठीक है। और ग्लोब जो होता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ किसी कंट्री में कहाँ पर माउंटेन है या कहाँ पर रिवर बह रही है, तो वो आपको ग्लोब में नहीं दिखने वाला। ग्लोब बहुत ज़्यादा डिटेल शो नहीं करता है। ग्लोब सिर्फ हमें अर्थ का एक स्ट्रक्चर बताता है और साथ ही साथ उसमें जो बड़े बड़े कंटिनेंट्स हैं, ओशियन हैं, है ना, ग्लेशियर हैं, पोल्स हैं, या फिर लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड हैं, ये सब हम उस पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ ग्लोब? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, अ स्मॉल ह्यूमन मेड मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है। इसके बाद आती है बात मैप की। तो मैप जो होता है वो, इसमें ये याद रखना है कि जो मैप है, देखो डेफिनेशन तो हमें यहाँ से मिल जाएंगी लेकिन इसको समझ लीजिए। जो मैप होता है वो एक प्लेन सरफेस पर, एक फ्लैट पेपर पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल लैंड पे, जो एक्चुअल ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है या जो चीज़ें हैं हमें रिप्रेजेंट करनी है, वो हम उसके लिए मैप यूज़ करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि सपोज़ मान लीजिए कि अर्थ है, तो अर्थ जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर जो मैंने पेपर लगाया हुआ है जिस पर मैंने कंटिनेंट और ओशियन शो कर रखे हैं, ठीक है, उसको मुझे एक प्लेन पेपर पे लेकर आना है। तो आप ग्लोब के ऊपर या किसी बॉल के ऊपर आप कवर कीजिए एक पेपर से उस ग्लोब को रैप करिए, तो आप देखो पूरा पेपर है ना सिकुड़ जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। मतलब आप एक प्लेन पेपर प्लेन तरीके से ग्लोब के ऊपर नहीं चढ़ा सकते, है ना। या फिर ये समझ लो कि ग्लोब के ऊपर जो पेपर लगा हुआ है जिस पर कंटिनेंट और मैप शो हो रहे हैं, कंटिनेंट और ओशन शो हो रहे हैं, उसको आप अगर फ्लैट करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कट फट जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमने बनाया मैप। और ग्लोब जो होता है ना वो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह लेकर जाना है तो जेब में डाल के नहीं ले जा सकते। अगर आप अटैची में डाल के ले आओगे तो फिर अटैची कितना सारा स्पेस घेरेगा, है ना। तो इसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर मान लो मुझे ग्लोब, अगर मैं बहुत बड़ा ग्लोब बना भी दूँ ताकि मैं रिवर, माउंटेन और अगर मैं फिजिकल रिलीफ फीचर्स को शो कर सकूँ, तो सोचो कितना बड़ा ग्लोब बन जाएगा, पूरा रूम जितना बड़ा ग्लोब बन जाएगा, तब जा करके उस पर सारी चीज़ें शो हो पाएंगी, है ना। तो इतना बड़ा ग्लोब तो हम नहीं बना सकते, इसीलिए फिर हमने बनाया मैप। क्योंकि जो मैप होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है ग्लोब से, हम उस पर चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम किसी को समझा भी सकते हैं। और अगर मेरे सामने मैप है तो मैं उसको स्टडी करके समझ भी सकता हूँ, है ना, बशर्ते मुझे उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो मुझे समझ में आनी चाहिए, जैसे सिंबल हैं या स्केल है, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ मैप? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, ठीक है। मैप जो होता है वो स्केल के अकॉर्डिंग होता है। अब स्केल क्या होता है ये हम चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली, ये मैंने बताया था ना आपको, राउंड शेप को फ्लैट करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम मैप बनाते हैं। मैप को हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। मतलब मुझे एक छोटे से पार्ट का अगर मैप बनाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होगी। अगर मुझे पूरी दिल्ली का मैप बनाना है तो पूरी दिल्ली के मैप में बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं होगी,
है ना। तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से मैप पर एक छोटा सा पार्ट या एक बड़ा सा पार्ट या पूरा मतलब ग्लोब रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैप प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एटलस की। एटलस क्या होता है? अच्छा, मैप को जो है आप एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से कैरी कर सकते हो। सपोज़ मेरे पास एक बहुत बड़ा मैप है, तो मैं उसको फोल्ड करूँगा और जेब में रख लूँगा आराम से और चला जाऊँगा जहाँ भी जाना है। फिर वहाँ से निकालूँगा और उसको ओपन कर लूँगा। तो मैप को कैरी करना ईजी है। मैप स्केल के हिसाब से बना होता है। मैप को रीड करना ईजी है। मैप पर हम पूरी अर्थ या अर्थ का कोई पार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। फ्लैट सरफेस पर है तो इसको रीड करना ज़्यादा ईजी है, कैरी करना ईजी है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं मैप के। इसके बाद बात करते हैं एटलस की। व्हाट इज़ एटलस? देखो, अगर मान लो मेरे पास सिर्फ दिल्ली का मैप है, एक बंदे के पास यूपी का मैप है, एक बंदे के पास बिहार का मैप है, इसी तरह से सभी स्टेट्स के मैप हैं उसके पास। मैंने उन सब मैप्स को कलेक्ट करा, पिन कर दिया या स्टेपल कर दिया, एक बुक बन जाएगी। तो उस बुक को क्या बोलेंगे? एटलस। यानी कि व्हाट इज़ एटलस? एटलस इज़ द कलेक्शन ऑफ मैप्स। बात ख़त्म। ठीक है, एटलस क्या है? एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे मैप हैं और उन सब का स्केल सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो व्हाट इज़ अ मैप? व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। एटलस आर ऑफ वेरियस साइजेस मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल। ठीक है, तो एटलस क्या होता है? जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, वो अलग अलग कंट्री के भी हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट के भी हो सकते हैं, अलग अलग रिलीफ फीचर भी शो होते हैं उसमें। ठीक है, जैसे हो सकता है एक एटलस है, उसके अंदर सारे मैप्स दिल्ली के ही हैं, पर एक मैप में दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट्स बताए हुए हैं, दूसरे मैप में दिल्ली का रिलीफ फीचर बताया हुआ है, एक में फॉरेस्ट के बारे में बताया हुआ है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें बता रखी हैं, या एक में टूरिस्ट प्लेस बताई हुई हैं। तो इस तरीके से एटलस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मैप होता है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की, कि ये मैप एटलस ये सब आया कहाँ से, किसने इसकी शुरुआत करी, किसने ईजाद किया। तो हुआ क्या कि देखो, इंसान में सबसे ज़्यादा दिमाग तो है ही बाकी जानवरों से। तो पहले इंसान क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेडर हो गए, या जो ये दुनिया में घूमते थे लोग, ये इन्होंने पूरी दुनिया घूमी, ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखा, फिर उन्होंने पेपर पे उसको ड्रॉ करा, तो एक मैप बन गया। फिर उन्होंने बहुत सारे मैप बनाए तो एटलस बन गई। तो ऐसे ही हमें दो बंदों का नाम याद रखना है, गेरार्डस मर्केटर एंड हॉर्नेट। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ये रहा, गेरार्डस मर्केटर एंड हॉर्नेट। ठीक है, तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ। द वर्ल्ड मैप हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नैपो मीनिंग नैपकिन। ठीक है, ये जो वर्ल्ड मैप है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है नैपो। नैपो का मतलब होता है नैपकिन। Gerardus Mercator and Hondet were the first to publish the collection of maps in the form of a book called Atlas. The book's cover had the Greek mythological picture of giant Atlas holding the earth. और जो उस मतलब जो इन्होंने जो एटलस बुक मतलब रिलीज़ करी थी या इन्होंने शो करी थी पब्लिक में, तो उसका जो फ्रंट पेज था उसमें एक जाइंट एटलस पकड़ कर एक आदमी था ग्रीक मिथोलॉजी का, उसने मतलब अर्थ को होल्ड किया हुआ था बड़ी सी। तो ये इसमें बताया हुआ है। ठीक है, Gerardus Mercator in 16th century was a Flemish geographer and cartographer। देखो, जोग्राफर का मतलब होता है जो अर्थ को स्टडी करते हैं, उसके रिलीफ फीचर हो गया या कुछ भी हो गया, कहाँ कंटिनेंट है, कहाँ ओशन है, कहाँ कौन सा मिनरल है ना, वो जोग्राफर होता है। कार्टोग्राफर होता है जो मैप बनाते हैं, ठीक है, स्केल के हिसाब से। तो गेरार्डस मर्केटर कौन है? एक जोग्राफर भी है और एक कार्टोग्राफर भी है। इन 1569 ही डिवाइज्ड अ टेक्निक कॉल्ड मर्केटर प्रोजेक्शन टू ड्रॉ द वर्ल्ड मैप ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस पर पूरे वर्ल्ड का मैप कैसे बनाया जाए, तो उसने एक टेक्निक इसकी बताई जिसका नाम है मर्केटर प्रोजेक्शन। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के मैप होते हैं। देखो, जो टाइप्स ऑफ मैप हैं वो 5 टाइप्स के हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। अगर स्केल के बेसिस पर देखा जाए तो 2 टाइप के मैप होते हैं, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। और अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पे तो 3 टाइप्स के मैप होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। अगर स्केल के बेसिस पर देखा जाए तो मैप कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। अब ये स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल का मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो, इसका नाम तो स्मॉल स्केल मैप है, पर ये एरिया बहुत बड़ा शो करता है। जैसे सपोज़ मुझे शो करना है पूरा दिल्ली, तो पूरा दिल्ली एक बहुत बड़ा एरिया हो गया। मतलब एक्चुअल ग्राउंड पे अगर आप देखोगे तो दिल्ली बहुत बड़ी है। तो पूरी दिल्ली जो है मैं एक मैप पे लेकर आ रहा हूँ, एक पेज पर लेकर आ रहा हूँ A4 साइज़ के। तो ज़रा सोच के देखो कि एक बहुत बड़ा एरिया नहीं हो गया वो।
तो इसका मतलब ये हो गया कि स्मॉल स्केल मैप जो है वो लार्ज एरिया शो करता है। ये चीज़ याद रखनी है, थोड़ा उल्टा है। नाम तो इसका स्मॉल स्केल है पर एरिया बहुत बड़ा शो करता है। एरिया इसलिए बड़ा शो करता है क्योंकि अगर स्केल अगर आप देखोगे तो स्मॉल स्केल बनेगा, मतलब 1:1 लाख, है ना, क्योंकि स्केल को हम रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं कि स्केल क्या होता है। तो स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड क्या है और एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द मैप क्या है, मतलब पेपर पर आप क्या डिस्टेंस ले रहे हो। सपोज़ 1 सेंटीमीटर को आप 1 किलोमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका जो रेशियो है दैट इज़ कॉल्ड द स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था स्मॉल स्केल मैप की। स्मॉल स्केल में आपको ये याद रखना है कि स्मॉल स्केल मैप वो मैप होता है जिसमें लार्ज एरिया शो होता है विद लेस डिटेल। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसमें लार्ज एरिया शो होगा उसमें डिटेल लेस होगी, ज़्यादा डिटेल तो होगी नहीं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ सामने लिखी हुई है, इट शोज़ अ लार्ज एरिया विद लेस डिटेल। और एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो मैप्स इन एटलस, क्लासरूम वॉल मैप्स, मैप ऑफ होल स्टेट और अ कंट्री। तो आपने देखा होगा क्लासरूम में वॉल पे जो मैप लगे होते हैं बड़े बड़े, उसमें पूरा इंडिया होता है। तो पूरा इंडिया एक बहुत बड़ा एरिया हो गया ना, तो उसका जो पूरे का मैप है वो स्मॉल स्केल मैप माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा होता है लार्ज स्केल मैप। अब देखो, अगर जिसको स्मॉल स्केल मैप समझ में आ गया उसको लार्ज स्केल मैप भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल उल्टा है। लार्ज स्केल मैप, नाम तो इसका लार्ज स्केल है पर ये एरिया बहुत छोटा सा शो करता है। जैसे कि सपोज़ मुझे किसी गांव में जाना है, मैं उस गांव में गया और मुझे वहाँ का नक्शा नहीं पता, तो एक बंदे ने मुझे मैप दे दिया और वो मैप सिर्फ उस गांव के बारे में, सिर्फ उस गांव की चीज़ें शो होती हैं उसमें। कहाँ पोस्ट ऑफिस है, कहाँ पुलिस स्टेशन है, कहाँ रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे खेत है, कहाँ पे रोड कौन सा कहाँ जा रहा है, कहाँ पे टेलीग्राम ऑफिस है, वगैरह वगैरह। तो एक जो गांव होता है क्या वो बहुत बड़ा एरिया होता है? बहुत बड़ा तो नहीं होता, पूरी दिल्ली जितना बड़ा तो नहीं है, और वो इतना छोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो इसका मतलब जो लार्ज स्केल मैप होता है वो छोटे एरिया को शो करता है, वो भी ज़्यादा डिटेल के साथ, है ना। यानी कि लार्ज स्केल मैप शोज़ अ स्मॉल एरिया विद मोर डिटेल्स। फॉर एग्जांपल गाइड मैप ऑफ सिटीज़, लेआउट मैप ऑफ विलेज। जैसे आप जू गए होगे कभी, जू में आपने देखा होगा अंदर घुसते ही वहाँ पर एक बड़ा सा मैप लगा रहता है। तो वो मैप आपको गाइड कर रहा है कि आप जू के अंदर कहाँ कहाँ से जाओगे तो भटकोगे नहीं, खोगे नहीं, या फिर आपको कौन सा एनिमल कहाँ मिलेगा, है ना। तो वो लार्ज स्केल मैप हो गया। इसी तरह से अगर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन के बेसिस पर मैप कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। अब इसके बारे में बात करते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप क्या होता है और क्या शो करता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए ये टेबल। फिजिकल मैप वो होता है जो हमें फिजिकल चीज़ें बताता है। जैसे आपने इंडिया का फिजिकल मैप देखा होगा, उसमें कोई पॉलिटिकल स्टेट्स वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ प्लेन इंडिया होता है। तो उस पर पता है हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? माउंटेन, रिवर, प्लेट्यू, डेजर्ट, ओशियन, है ना, ये सब चीज़ें शो करते हैं। तो यानी कि ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब रिलीफ फीचर्स हैं इंडिया के या किसी भी कंट्री के। अगर हम किसी और कंट्री का मैप शो कर रहे हैं तो वो फिजिकल मैप क्या रिप्रेजेंट करता है? इस तरीके की चीज़ें जो रिलीफ फीचर है। तो व्हाट इज़ फिजिकल मैप? द मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशियन एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड द फिजिकल और रिलीफ मैप्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है पॉलिटिकल मैप। आपने इंडिया का मैप देखा होगा पॉलिटिकल, जिसमें पॉलिटिकल स्टेट्स होते हैं। तो पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है? टाउन हो गए, सिटी हो गई, विलेज हो गया, स्टेट हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, है ना। या एक कंट्री दूसरी कंट्री से अगर सेपरेट हो रही है तो उसकी बाउंड्री लाइन वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। तो पॉलिटिकल मैप्स में ये सब चीज़ें शो होती हैं। यानी व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल मैप? मैप शोइंग द सिटीज़, टाउन, विलेजेस एंड districts of different countries and states of the world with their boundaries are called the political map. क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं थीमेटिक मैप की। थीमेटिक मैप क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा जैसे इंडिया का मैप है और मुझे ये जानना है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट है, या कौन सा जानवर कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कौन कौन से नेशनल पार्क कहाँ हैं, या फिर कहाँ कहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे पोर्ट्स हैं, कौन सा मिनरल कहाँ निकलता है, कोल कहाँ निकलता है, आयरन कहाँ निकलता है और कहाँ कहाँ निकलता है पूरे इंडिया में, रेलवे स्टेशन कहाँ कहाँ पे हैं, हिल स्टेशन कहाँ कहाँ पे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब हम इंडिया में के मैप पे शो करते हैं तो उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, व्हाट इज़ थीमेटिक मैप? सम मैप्स फोकस ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज आर नोन एज द थीमेटिक मैप्स। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप। अब इन मैप्स में ना
आपने देखा होगा साइड में मतलब दे रखा होता है कि जहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या जहाँ पे क्रिस क्रॉस दिया हुआ है वहाँ पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहती है मैप्स में। तो इस तरीके के हमारे पास ये 5 टाइप के मैप्स हो गए, ये आपको याद करने इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आगे चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स पे। देखो 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। ठीक है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस में क्या है, डिस्टेंस में हमें सबसे पहले ये समझना है कि स्केल क्या होता है। स्केल मैंने आपको बताया था। देखो जैसे सपोज़ ऐसा मान के चलते हैं कि मुझे मैप बनाना है यहाँ से लेकर अपने स्कूल तक का, कि मेरा स्कूल कहाँ है। ठीक है, और मैं 1 किलोमीटर को कॉपी पर 1 किलोमीटर से ही शो करूँगा। तो ज़रा सोचो, अगर मुझे 1 किलोमीटर लंबी रोड बनानी है कॉपी पे, तो फिर मुझे 1 किलोमीटर लंबा पेज चाहिए, और इतना लंबा रोड बनाने के लिए मुझे चल के इतना 1 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ऐसे मैप का। फिर तो इससे अच्छा बंदे को पकड़ के मैं खुद ही ले जाऊँ स्कूल तक, है ना भाई। तो हमें इतना बड़ा जो डिस्टेंस है, जो यहाँ से मेरे स्कूल तक का डिस्टेंस है, वो मुझे एक पेपर पे लाना है ना। मुझे A4 साइज़ के पेपर पे उसको ड्रॉ करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड है वो ज़्यादा है, और जो पेपर पे मैं बनाऊँगा वो कम है ना। तो इसीलिए हम करते हैं स्केलिंग, और हम उसमें बताते हैं कि 1 किलोमीटर हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, या 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, जो भी आपका मन करे, जो भी सूटेबल है वो हम ले रहे हैं। तो ये हमें मैप में बताना पड़ता है, और उसी हिसाब से हमें डिस्टेंस बनाना पड़ता है। सपोज़ मैं स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ 5 सेंटीमीटर की, और मैं साइड में मैंने स्केल लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हर 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितने भी सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई बाय 2 करो, उतना किलोमीटर हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रही है ऑन एक्चुअल ग्राउंड। क्लियर हो गया। तो व्हाट इज़ द स्केल, इट इज़ द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, ये होता है स्केल। अच्छा, स्केल को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, ये देखो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं। बाय स्टेटमेंट, मतलब मुझे सामने वाले को अपने मैप को देख करके समझाना है कि स्केल मैंने किस तरीके का लिया हुआ है, पर मुझे बोल के नहीं समझाना। मैं चाहता हूँ वो मैप को देखे और खुद ही समझ जाए, है ना। तो हम किस तरह से स्केल को रिप्रेजेंट करें, तो पहला तरीका है बाय स्टेटमेंट। बाय स्टेटमेंट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। इसका मतलब बंदा पढ़ते ही समझ जाएगा कि हाँ भाई 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है मैप में, है ना। दूसरा तरीका होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF। ये रेशियो है डिस्टेंस ऑन मैप और डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो सपोज़ 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो नीचे 1 किलोमीटर है। किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे लाख में, सॉरी सेंटीमीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यूनिट कट जाएगी, 1:1 लाख आ जाएगा। तो इससे बंदा समझ जाएगा कि जो भी डिस्टेंस इस वक्त इस मैप पर है उसका मुझे 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है सेम यूनिट में, तो मेरे पास डिस्टेंस ऑन ग्राउंड आ जाएगा। तीसरा एक तरीका होता है बाय लीनियर स्केल। हम इस स्केल से भी शो कर सकते हैं स्केलिंग। ठीक है, ये भी आपने बहुत सारे मैप्स में देखा होगा। इसमें 2 तरह के डिवीज़न होते हैं। एक तो आपको बड़े बड़े डिवीज़न दिख रहे हैं, जैसे 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है। इसको बोलते हैं प्राइमरी डिवीज़न। ठीक है, अच्छा इससे डिस्टेंस मेजर कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लास्ट में 25 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर शो कर रहा है, 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर शो कर रहा है, 3 सेंटीमीटर 15, 4 सेंटीमीटर 20, 5 सेंटीमीटर 25। इससे आराम से क्लियर हो रहा है ना। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 से लेफ़्ट साइड में फर्स्ट प्राइमरी डिवीज़न के और फर्दर डिवीज़न किए हुए हैं, इनको बोलते हैं सेकेंडरी डिवीज़न। इससे पता चल जाता है कि 0 से 1 यहाँ पे कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर का 5th पार्ट, ये 1 किलोमीटर शो कर रहा है, यानी 0.2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये लीनियर स्केल है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम स्केल मैप पर शो कर सकते हैं। वैसे बेस्ट तरीका होता है बाय स्टेटमेंट, इसको देख करके कोई भी बड़े आराम से समझ जाता है। ठीक है, पर ये तीनों ही तरीके जनरली यूज़ होते हैं। ये तो हो गया हमारा स्केल। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन की। देखो किसी भी मैप में ना डायरेक्शन ज़रूर होती है, ज़रूर दी होती है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के हम नहीं समझ सकते कि हमें मैप में जाना कहाँ है। सपोज़ मुझे किसी ने मैप पकड़ा दिया और बोला कि भाई इसको मैप को देखते देखते वहाँ तक चले जाना जहाँ भी मुझे जाना है, पुलिस स्टेशन या स्कूल या सपोज़ कहीं पर भी।
तो ज़रा सोचो अगर उस पूरे मैप में कोई डायरेक्शन ही नहीं दी हुई है कि लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है ना, तो कोई भी बंदा उस मैप को देख कर के कहीं जा पाएगा? वो अपनी मर्ज़ी से टेढ़ा मेढ़ा मैप पकड़ लेगा और जहाँ मर्ज़ी घूमता रहेगा, उसको देख के इधर मुड़ जाएगा, उधर मुड़ जाएगा, पहुँच नहीं पाएगा कभी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैप में डायरेक्शन शो होनी ही चाहिए, है ना। और हर मैप में आप देखोगे डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी। अगर आप गूगल मैप्स भी ओपन करोगे तो आपको इस तरह का डायरेक्शन का सिंबल मिल जाएगा जिसमें नॉर्थ और साउथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करता है। देखो रेड टिप है नॉर्थ की तरफ, ऑपोजिट वाली साउथ हो गई। अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपका राइट हैंड ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड वेस्ट होगा, ये याद रखना। तो डायरेक्शंस में क्या क्या आ गया, देयर आर, हाँ अब हमारे पास ना 4 इम्पॉर्टेंट मेन डायरेक्शंस होती हैं, मेन डायरेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इन चारों को बोला जाता है कार्डिनल डायरेक्शन या कार्डिनल पॉइंट्स। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। क्लियर हो गया, ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं। अब क्या होता है कि इन 4 डायरेक्शंस के अलावा इनकी कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं यानी जो मेन डायरेक्शंस हैं उनके इंटरमीडिएट यानी बीच में आ रहे हैं कहीं पर। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ इसको देखो तो नॉर्थ और जहाँ पर 90 डिग्री लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये ईस्ट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर कर खड़े हो तो आपका राइट हैंड ईस्ट होता है। तो 90 डिग्री इस वक्त जहाँ लिखा हुआ है वो ईस्ट हो गया। अब ज़रा सोचो 90 और 0 डिग्री यानी नॉर्थ और ईस्ट की एग्जैक्टली बीच में 45 डिग्री आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा इस डायरेक्शन का? इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। सेम इसी तरह से देखो 270 डिग्री ये रहा, तो 270 डिग्री और 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री यानी नॉर्थ और वेस्ट के एग्जैक्टली बीच में 315 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है वो नॉर्थ वेस्ट है। सेम इसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में जो आ रहा है वो साउथ ईस्ट है, साउथ और वेस्ट के बीच में जो आ रहा है वो साउथ वेस्ट है। क्लियर हो गया, ये होती हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ये एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 1:1 लाख लिखा हुआ है ना, ये कैसे आया? देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर है ना। इसी को मैं RF से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड 1 सेंटीमीटर है, ऊपर 1 आ गया, नीचे 1 किलोमीटर आएगा। अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, नीचे आ जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो ये आ जाएगा रेशियो हमारे पास। इसी को बोलते हैं RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं ज्योग्राफिकल और लीनियर स्केल। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक लाइन होती है जिसको हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डिवीजन में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्राइमरी डिवीजन है, जो बड़े बड़े वाले हैं, जैसे 0 to 100 है, 100 to 200 है, 200 से 300, ये सारे क्या हैं? ये प्राइमरी डिवीजन है। और जो फर्स्ट प्राइमरी डिवीजन है उसको 2 टुकड़ों में छोटे छोटे में तोड़ रखा है, वो सेकेंडरी डिवीजन होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं सिंबल। हाँ देखो मैंने आपको बताया था कि 3 कंपोनेंट होते हैं मैप्स के। कौन कौन से? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। तो डिस्टेंस हो गया जिसमें हमने स्केलिंग पढ़ी। डायरेक्शन हो गया, 2 टाइप की डायरेक्शन है, कार्डिनल और इंटरमीडिएट। कार्डिनल में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इंटरमीडिएट में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है। इसके बाद अब हमारा टॉपिक बचा है सिंबल। देखो सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंबल में होता क्या है कि इसकी कोई डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कुछ याद करना है। सिंबल की कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी है, सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो होता क्या है कि अगर मेरे सामने मैप है, या सपोज़ मैं एक मैप बना रहा हूँ, तो उस मैप में ना इतनी जगह नहीं होती कि मैं पूरे पूरे वर्ड्स लिखूँ। जैसे मुझे पुलिस स्टेशन रिप्रेजेंट करना है, तो क्या मैं अगर उसमें लिखूँगा पूरा सा POLICESTATION तो बहुत सारा स्पेस गिर जाएगा, है ना। ये सपोज़ कहीं से रोड जा रही है, नदी जा रही है, रेलवे ट्रैक जा रहा है, तो उसको फिर लिख करके तो नहीं दिखा सकता ना मैं।
तो उसके लिए उसका एक सिंबल होता है ना, जो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो सिंबल्स हैं ये हमें याद होनी चाहिए हमेशा, ताकि हम कोई भी अगर मैप देखें तो हमें देखते ही पता चल जाए कि इस मैप में ये चीज़ क्या शो कर रही है, लेक है, रिवर है, स्कूल है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और कलर का भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़, ब्राउन फॉर माउंटेन्स, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लेन्स और ग्रासेस। ठीक है, तो आपको इसमें याद जो करना है वो ये है कि सिंबल याद करने हैं। देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है रेलवे लाइन, ये एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। और यहाँ पर भी कुछ दिए हुए हैं, इनको भी हम बारी बारी देखेंगे। पहले एनसीईआरटी का देख लेते हैं। देखो यहाँ पर रेलवे लाइन दिया हुआ है। रेलवे लाइन 3 टाइप की होती हैं। देखो, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन तो खैर रेलवे स्टेशन ही होता है। जो रेलवे लाइन है वो 2 टाइप की होती है, ब्रॉड गेज और मीटर गेज। ब्रॉड गेज होती है जो बहुत चौड़ी होती है, पटरी या कलेक्शन ऑफ पटरी, आपने देखी होगी, बहुत सारी पटरी साथ साथ चलती हैं। मीटर गेज का मतलब होता है सिंगल लाइन जा रही है, सिंगल लाइन, एक आने की एक जाने की होती है। ठीक है, 1 मीटर चौड़ी होती है। तो ये वाला ब्रॉड गेज का साइन है और ये वाला मीटर गेज का है। ठीक है, यदि जिसमें ये टाँके जैसा लग रहा है ना, स्टिचेस लगे हुए हैं, तो ये मीटर गेज है। ठीक है, इसके बाद अगर रेलवे स्टेशन है तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी पटरी के साथ में ही होगा ना। तो रेलवे स्टेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके की बना करके और एक बॉक्स बना के उसमें रेड डॉट लगा देते हैं। ये हो गया हमारा रेलवे स्टेशन। और साथ में आरएस भी लिखना है, इसने आरएस लिखा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है डब्बा लगा के रेड डॉट लगा के छोड़ दोगे, आरएस भी लिखना है, आरएस फॉर रेलवे स्टेशन। क्लियर हो गया। इसके बाद रोड्स की अगर बात की जाए तो रोड 2 टाइप की होती हैं, मेटल्ड और अनमेटल्ड, मतलब कच्चा और पक्का रोड। जैसे हाईवे वगैरह बहुत पक्के होते हैं और कच्चा रोड जो होता है वो अनमेटल्ड है। तो पक्का रोड ऐसे शो करोगे आप डबल लाइन से, कच्चा होगा तो इस तरीके से डॉटेड लाइन से, डॉटेड डबल लाइन। इसके बाद आ जाओ बाउंड्री पे। बाउंड्री 3 टाइप की होती हैं, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री को सेपरेट करना है, सपोज़ इंडिया से पाकिस्तान या नेपाल या बांग्लादेश अलग कर रहे हो, तो वहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री आप ऐसे बनाओगे। देखो कितनी थिक लाइन है और डॉट भी लगा हुआ है, मतलब डॉटेड लाइन है बट थिक है। 2 स्टेट्स के बीच में जो लाइन आएगी वो इस तरीके की आएगी, ये भी डॉटेड लाइन है पर उतनी थिक नहीं है। और 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच को अगर जो सेपरेट कर रही है लाइन वो इस तरीके की आएगी, है ना। ये भी लाइन है, डैश डैश करके दिया हुआ है, पर ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, पतली है। तो यहाँ थिकनेस का रोल है। इसके बाद वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं। जैसे रिवर है तो ऐसे शो करोगे, वेल है तो एक ब्लैक डॉट लगा दोगे, कैनाल है तो इस तरह से शो करोगे, ब्रिज है तो देखो ब्रिज का साइन इंपॉर्टेंट है, ब्रिज का ऐसा होता है जो लास्ट में दिया हुआ है ना, ये ब्रिज है। कैनाल का देखो क्या है, नदी से एक धारा निकाल रखी है तो ये कैनाल हो गया। और वेल का ये हो गया ब्लैक डॉट। इसके बाद टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू और छतरी। देखो ये चारों दिए हुए हैं। टेम्पल, टेम्पल जैसा लग रहा है, चर्च ऊपर प्लस लगा देना बस, मॉस्क्यू ऊपर से डोम बना देना और उस पर इस तरीके का बना देना। ठीक है, और चौथा क्या था, छतरी, छतरी इस तरीके से बना देते हैं, बस एक डोम बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। देखो पोस्ट ऑफिस में पीओ लिखना है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में पीटीओ लिखना है और पुलिस स्टेशन में पीएस लिख देना है। ठीक है, या फिर अगर ऐसा कहीं दिया हो तो समझ जाना पड़ के कि ये क्या दिया हो। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, ये याद कर लेना भाई, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड। सेटलमेंट का मतलब होता है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे आबादी, भीड़ भाड़, यानी कोई बस्ती बसी हुई है, वो सेटलमेंट है। तो सेटलमेंट का साइन ये है, दिख रहे हो, बिल्डिंग बिल्डिंग सी लग रही है थोड़ी। और ग्रेवयार्ड का मतलब होता है जहाँ पे लाशें दफनाई जाती हैं, मुर्दों को, तो ये ग्रेवयार्ड का साइन है। इस तरह से हम बना देते हैं। ट्रीज़ और ग्रास के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रीज़ का ये साइन है और ग्रास का ये साइन है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सिंबल्स, पर इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इसको याद अच्छे से करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ और भी दिए हुए हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। देखो जैसे बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये हम देख चुके हैं। रेलवे लाइन इस तरह से, फोर्ट और टेम्पल इस तरह से, चर्च ये रहा, मॉस्क्यू ये रहा, रोड मेटल्ड अनमेटल्ड, यहाँ पर भी ऐसे ही था, यहाँ पर भी ऐसे ही है। टाउन और विलेज यानी कि ये सेटलमेंट का साइन है ना। ब्रिज का ये साइन है, स्ट्रीम ये रहा, डैम ये रहा, वेल ब्लैक डॉट, टैंक इस तरह से वाटर बॉडी ब्लू कलर की बना दो, पुलिस स्टेशन पीएस, टेलीग्राफ ऑफिस टीओ, पोस्ट ऑफिस पीओ, फॉरेस्ट छोटे छोटे पेड़, ग्रास एंड श्रब इस तरह से, मॉस्क्यू, चर्च, टेम्पल, फोर्ट, या बना के याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो ये एक मैप दिया हुआ है, इसको देख करके क्या समझ में आ रहा है। देखो ये एनसीईआरटी से ही मैंने उठाई हुई है पिक्चर।
इसमें मुझे सबसे पहले तो ये रिवर नज़र आ रही है, साइड से जा रही है, जिसमें रिवर लिखा भी है और उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी बताया हुआ है। अच्छा, इस मैप में ध्यान से देखो, यहाँ पे डायरेक्शन दिख रही है। मैंने बताया था ना, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है मैप में। तो देखो इसने एक एरो बना रखा है, इससे पता चल रहा है कि ऊपर इस तरफ नॉर्थ है। अगर आपको नॉर्थ पता लग गया तो साउथ उसका अपोजिट होगा, है ना। और ईस्ट साइड मतलब अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो तो ईस्ट डायरेक्शन में राइट हैंड जहाँ पर होगा वो ईस्ट हो जाएगा, जहाँ लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट हो जाएगा। ये देखो एक छोटा सा वाटर बॉडी है, साइड में पेड़ बने हुए हैं, ये रेलवे ट्रैक आ रहा है, ये मीटर लाइन है ना, मीटर गॉज है, सिंगल लाइन आ रही है। और ये ब्रॉड गेज है, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन है ना। ये सेटलमेंट है, गांव का नाम भी दिया हुआ है डुमरी। यहाँ पुलिस स्टेशन है, यहाँ स्कूल है, यहाँ पे चर्च है, यहाँ पीटीओ लिखा है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। ये ब्रिज दे रखा है, देखो रेलवे लाइन जा रही है तो ब्रिज दे रखा है। ये क्या है, ये मॉस्क्यू है। ये गांव है बसंतपुर, ठीक है, पेड़ भी हैं वहाँ पे। और क्या दिया हुआ है, देखो एक ग्रेवयार्ड भी दिया हुआ है ये रहा, और एक साथ में छोटा सा मंदिर भी दिया हुआ है यहाँ पे रोड के इस तरफ। तो इस तरह से हम मैप को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसके सिंबल पता होंगे तभी हम पढ़ पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं स्केच और प्लान की, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। देखो स्केच क्या होता है, जैसे सपोज़ मेरा दोस्त है और मुझे उस दोस्त को ये बताना है कि बस यहाँ से लेकर तू वहाँ तक चला जा थोड़ी दूर तक, या दूसरे दोस्त का घर का रास्ता बताना है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको मैप इंटरनेट पे खोल के दूंगा और कहूँगा कि ये ले ऐसा ऐसा कर। मैं उसको सिंपली एक अपने हाथ से ऐसे ही बना करके टेढ़ा मेढ़ा, और थोड़ी बहुत डायरेक्शन उसमें होगी, थोड़ी बहुत डायरेक्शन के साथ साथ सिंबल होंगे, और कोई स्केलिंग नहीं होगी और कोई ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, ऐसे ही पकड़ा दूंगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, स्केच एक रफ ड्राइंग होती है जिसमें कोई स्केलिंग नहीं होती, ठीक है। बस हम ऐसे छोटे मोटे पर्पस के लिए बना के किसी को दे देते हैं, अपनी मेमोरी बेस पर, जितनी हमारी मेमोरी है, जितना हमें याद है उसके बेसिस पर बना के पकड़ा देते हैं, है ना। तो व्हाट इज़ अ स्केच, स्केच की डेफिनेशन याद कर लेना। अ रफ ड्राइंग इज़ ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इज़ कॉल्ड अ स्केच मैप। अ स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। देखो नॉट टू स्केल को हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसमें कोई स्केलिंग नहीं होती है। अगर हम अब मैप बना रहे हैं तो हम थोड़ी ना इतनी स्केलिंग करते हैं, जल्दबाजी बना के पकड़ा देते हैं। एंड विदाउट द यूज़ ऑफ प्रॉपर साइन एंड सिंबल, हम इसमें प्रॉपर साइन और सिंबल भी यूज़ नहीं करते। इसके बाद बात करते हैं प्लान की। देखो प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डिज़ाइन इंजीनियरिंग का काम करते हैं वो लेआउट, प्लान, जीएडी, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, इस तरीके की चीज़ें जब बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग का काम करते हैं, है ना, डिटेल्ड इंजीनियरिंग करते हैं। तो वो लोग प्लान बनाते हैं। देखो प्लान होता क्या है, जैसे सपोज़ एक बहुत बड़ा घर है तो मुझे उसका मैप बनाना है, उसको बोला जाएगा प्लान। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्लान है वो एक बहुत 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 छोटा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने बताया था जो छोटा एरिया रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा मैप होता है, लार्ज स्केल मैप। इसका नाम तो लार्ज स्केल है बट ये एक बहुत स्मॉल एरिया शो करता है, मैंने बताया था ना। अब हमने देखा अभी अभी कि ये जो प्लान है ये बहुत ही छोटा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये लार्ज स्केल मैप है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई डिटेल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दी होती है। अगर सपोज़ एक रूम है, उस रूम का मैं प्लान बना रहा हूँ तो उसमें उसकी लेंथ, ब्रेथ, कहाँ पर कौन सा सामान रखा हुआ है। जैसे सपोज़ एक क्लासरूम का बना रहा हूँ तो क्लासरूम का अगर मैं प्लान बना रहा हूँ तो उसमें उसकी लेंथ, ब्रेथ, डोर कहाँ पे है, विंडो कहाँ पे है, कहाँ पे डेस्क है, कहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, कहाँ चौक है, कहाँ टीचर की डेस्क है, कहाँ स्टूडेंट्स की डेस्क है, वगैरह वगैरह सब बताऊँगा, सब बताऊँगा, यानी कि एक एक डिटेल बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि लार्ज स्केल मैप में तो वैसे भी डिटेलिंग होती है और ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल है, बहुत छोटा एरिया शो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो प्लान होता है ये स्केल के हिसाब से बनता है, इसमें प्रॉपर साइन एंड सिंबल भी होते हैं और डायरेक्शन भी दी होती है, ठीक है। तो मैं इसको रीड कर देता हूँ एक बार। प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। देखो बोला है ना, स्मॉल एरिया, छोटा सा एरिया शो कर रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मैप है तो लार्ज स्केल पे शो करेंगे। A large scale map gives a lot of information, for example, length and breadth of a room and other minor details. It is also called layout plan. Plan is always drawn according to scale. ये स्केल के हिसाब से बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में इतना ही है।
तो अब हम लोग एक बार जल्दी से एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। कहाँ है एनसीईआरटी, ये रही। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं। वैसे मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर मैप की डेफिनेशन दी हुई है। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल, है ना। ये मैंने नोट्स में लिख रखा है, आप वहीं से याद कर लीजिए। इसके बाद फिर देखो टाइप्स ऑफ मैप यहाँ पे 3 टाइप के दिए हुए हैं एनसीईआरटी में सिर्फ, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। फिजिकल मैप को रिलीफ मैप भी कहते हैं, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन शो करता है, जैसे रोड है, मैप रेनफॉल है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। कंपोनेंट्स ऑफ मैप कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस की अगर बात की जाएगी तो हमें उसमें क्या पढ़ना है? स्केल। व्हाट इज स्केल? ये आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये डार्क डार्क लिखा हुआ है। स्केल इज़ रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ख़त्म कहानी, ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा ही चुका हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। सिंपल सी बात है। 10 किलोमीटर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? 2 सेंटीमीटर से। तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर हो गया ना, ये स्केल है। इसके बाद है 2 टाइप के हाँ मैप होते हैं, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। देखो स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, मैंने बताया था, जिसमें एरिया बहुत बड़ा रिप्रेजेंट हो रहा होता है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है और डिटेल लेस होती है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, व्हेन अ लार्ज एरिया लाइक कंटिनेंट और कंट्रीज आर बी शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज़ अ स्मॉल स्केल। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन मैप शो 500 किलोमीटर। देखो हम इस यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, 5 सेंटीमीटर जो हमने मैप पे बनाया हुआ है वो एक्चुअल ग्राउंड में 500 किलोमीटर शो कर रहा है। तो सोचो कितना ज़्यादा एरिया शो कर रहा है। इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। और जो लार्ज स्केल मैप होता है वो बहुत बड़ा एरिया शो नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम है लार्ज स्केल मैप। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर शो ओनली 500, यानी मैप पर जो 5 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल ग्राउंड में 500 मीटर शो कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। इसके बाद अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन मैंने आपको बताए थे 4 टाइप के हैं। कार्डिनल डायरेक्शन मेन 4 टाइप के हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके अलावा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो होते हैं वो फिर फर्दर 4 टाइप्स के हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, देखो कम्युनिटी सेंटर है, पोस्ट ऑफिस है, शॉप है, विकास, शीला, करीम, इनका घर दिया हुआ है, ऑर्चार्ड दिया हुआ है, स्कूल दिया हुआ है, वेल दिया हुआ है, प्लेग्राउंड दिया हुआ है ना। अगर पूछ रहा है मान लो कि करीम से पोस्ट ऑफिस तक जाना है तो देखो पॉइंट वाइज इसने बता रखा है EDC, फिर यहाँ से एरो मार्क के ऊपर M से B से A, है ना। इस तरह से आप भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, शो कर सकते हो। देखो इसमें हमें स्केल दिया हुआ है, इस मैप में हमें स्केल, देखो मैप में मैंने क्या क्या बताया था, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल दिए होने चाहिए। सिंबल तो पूरे मैप में नज़र आ रहे हैं, PO, स्कूल, ट्री वगैरह वगैरह। अब हमें चाहिए स्केल और डायरेक्शन। देखो यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है, दिख रहा है, नॉर्थ ऊपर है, और जब नॉर्थ पता है हमें तो साउथ पता लग जाएगा, ईस्ट और वेस्ट सब पता लग जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो स्केल भी दिया हुआ है। स्केल को कैसे रीड करते हैं? देखो पहली बात तो ये है कि ये जो स्केल है ये मीटर्स में दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर में 0 है, तो 0 से 10 तक 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर कितना शो कर रहा है? 10 मीटर्स, क्योंकि देख सकते हो ऊपर 10 लिखा हुआ है, और इसको स्केल से मैप करोगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर हो गया ना। ठीक है, 50 सेंटीमीटर 50 मीटर हो गया। इस तरह से हम रीड करते हैं स्केल को। तो देखो सारी चीज़ें दी हुई हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। इसके बाद कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, देयर आर 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दे आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट्स। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। यहाँ देख सकते हो आप, ये सबसे बेस्ट तरीका है समझने का। देखो सबसे ऊपर नॉर्थ है, उसके ऑपोजिट में साउथ है, नॉर्थ का ऑपोजिट हमेशा साउथ होता है, याद रखना। नॉर्थ को फेस करके खड़े होगे तो जहाँ आपका राइट हैंड है वो ईस्ट होगा। तो देखो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके, ये नॉर्थ है, तो ये आपका राइट हैंड अपना ओपन करोगे तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। अब नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में आ रहा है उसका नाम क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा, सिंपल सी बात है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो आ रहा है उसका नाम क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा, ये नॉर्थ वेस्ट है। ऐसे ही साउथ
और वेस्ट के बीच में जो आ रहा है वो साउथ वेस्ट होगा, और ईस्ट और साउथ के बीच में जो आ रहा है वो साउथ ईस्ट होगा। क्लियर हो गया? ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे पुराने ज़माने में हमारे पास कंपास तो होता नहीं था, तो फिर डायरेक्शन का पता कैसे लगता था? दिन में, रात में। दिन में हम पता लगाते थे सन की डायरेक्शन से। सन जहाँ से राइज़ कर रहा है वो डायरेक्शन है ईस्ट, और जब हमें ईस्ट मिल गई है तो हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे। जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो नॉर्थ होगा, है ना भाई? तो सन से हमें सारी डायरेक्शन मिल जाती थी। और रात के टाइम कहाँ से पता लगता था? सेलर्स हैं जो शिप चला रहे हैं या जो ट्रैवलर्स हैं, वो पोल स्टार से पता लगाते थे। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। आप पोल स्टार की तरफ अपना फेस कर लो, तो जहाँ पे आपकी नोज़ है समझ लो वो नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है? तो फिर आपकी जो बैक है वो साउथ हो जाएगी, राइट हैंड ईस्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड वेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? और पोल स्टार कैसे ढूंढते हैं? उसके लिए आपको चाहिए दो चीज़ें। पहली चीज़ एक्सपीरियंस, दूसरी चीज़ आपको ना सप्तऋषि पता होना चाहिए। एक ग्रेट बेयर एक कंस्टलेशन है, ठीक है? सप्तऋषि भी कहते हैं, ग्रेट बेयर भी कहते हैं, ठीक? उसके जो दो स्टार होते हैं ना वो हमेशा पॉइंट करते हैं नॉर्थ नॉर्थ पोल को, यानी कि पोल स्टार को। पोल स्टार मिल जाएगा तो नॉर्थ पोल भी मिल जाएगा ना, तो उससे हमें पता लग जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद दिया हुआ है सिंबल। देखो सिंबल में आपको इसमें कुछ याद नहीं करना, कोई डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दिया हुआ है आपको याद करने की ज़रूरत है ये टेबल, ठीक है? ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद करो, लिखो, बनाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक? और याद रखना ये जो सिंबल हैं ऐसा नहीं है कि ये इसने अपनी मर्ज़ी से बना रखे हैं, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मतलब सभी कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया है, सभी मानने को तैयार हैं, है ना? ऐसा थोड़ी ना है कि हमने बना दिया, दूसरी कंट्री वाले कह रहे हैं नहीं हमारी कंट्री में तो पोस्ट ऑफिस किसी और नाम से होता है। ऐसा नहीं है, सब लोग इसमें सब ने मिलकर इसको एक्सेप्ट करा है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक? इसके बाद आगे चलते हैं। ये एक मैप दिया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हो डायरेक्शन है, सिंबल दिए हुए हैं काफ़ी सारे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद स्केच, मैंने आपको बताया था स्केच क्या होता है। एक रफ ड्राइंग होती है मेमोरी बेस्ड। स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। ये नॉट टू स्केल होती है, रफ होता है। और हम किसी को जब बताते हैं कि कहाँ जाना है, जैसे इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। सपोज यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे, योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग, है ना? दोस्त हमको बना के दे देगा इस तरह की रफ ड्राइंग और हम उसके घर पहुँच जाएंगे, ख़त्म। प्लान क्या होता है? प्लान हाईली डिटेल्ड होता है और ये लार्ज स्केल होता है। प्लान इज़ अ ड्राइंग और अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। A large scale map gives lot of information, but there are certain things that we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which can't be shown in a map. At that time, we can refer drawing drawn to a scale called a plan. तो इसकी डेफिनेशन बेस्ट रहेगा कि आप वहाँ से याद कर लेना जो भी मैंने आपको नोट्स दिखाई दे। इसके बाद यहाँ कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं, आई होप आप लोग ये कर लोगे। और अगर कुछ ना आए तो मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना एनी टाइम। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।